अक्टूबर में मार्केट्स अराउंड 6% क्रैश किए एंड ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ा फॉल है। इसीलिए इसको डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। एक चार्ट शो, एक ऐसा शो जिसमें हम चार्ट्स में डीप डाइव करेंगे एंड मार्केट्स में ब्रॉडर ट्रेंड्स को बेटर समझने की कोशिश करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी ना एक ही डेटा पॉइंट को देखने के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो जब भी हम अपना एनालिसिस शेयर करें वो एक पर्सपेक्टिव होगा। मे बी आपका या कोई और दूसरे एनालिस्ट का नजरिया कुछ अलग हो। सेम ही चार्ट को लोग अलग अलग वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे आप अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में जरूर ऐड करना, ताकि हम सब आपके व्यू पॉइंट भी समझ सकें। कोलैबोरेटिव वे में करेंगे तो ये सेगमेंट विद टाइम और बेटर होता जाएगा। इसी नोट पे आज हम फर्स्ट चार्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर इंडियन मार्केट्स के लिए काफी खराब रहा। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 6% डाउन थे एंड सोशल मीडिया देख के तो लग रहा है कि मानो मार्केट्स की आज तक की ये सबसे बड़ी फॉल हो, बट ऐसा है नहीं। मार्केट्स पहले भी गिरे हैं और इससे ज्यादा गिरे हैं, बट यस, ये मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी फॉल है। तो जो भी लोग मार्केट्स में रिलेटिवली न्यू हैं उनके लिए ये डेफिनेटली बिगेस्ट फॉल इन अ मंथ है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मार्केट्स गिरे क्यों एंड क्या ये फॉल किसी लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। मैं जानता हूं कि हम नवंबर में बैठ के एक अक्टूबर का वीडियो बना रहे हैं, बट एनालिसिस हमेशा आराम से करना चाहिए। मार्केट्स कहीं नहीं भागे जा रहा। हम अगर एनालिसिस अच्छे से करेंगे, डीपली समझेंगे चीजों को, तो आगे के लिए हमें वो पैटर्न्स और ट्रेंड्स समझ में आएंगे और हम हमेशा उसको अप्लाई कर पाएंगे मार्केट्स में। मार्केट्स गिरने का सबसे पहला रीजन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग। एफआईआईज ने अक्टूबर में मार्केट से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए निकाले। पिछले 4 सालों में ये इंडिया के लिए लार्जेस्ट नेट मंथली विड्रॉल रहा है एंड कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये फंड्स एफआईआईज इंडिया से विड्रॉ करके चाइना में डाल रहे हैं। चाइना क्यों? बिकॉज चाइना के मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने लगी है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसके कारण वहां का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। इसकी वजह से कुछ फंड्स वहां पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं। बट ये चाइना का ग्रोथ एंड एफआईआईज की ऑफलोडिंग इंडियन मार्केट से ही इकलौता रीजन नहीं है कि मार्केट अक्टूबर में गिरा। इंटरनली भी इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस लोअर रहा है। कंपनीज ने अक्टूबर में अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए। उनके अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से काफी लोअर रहे हैं। और ये सिर्फ एक क्वार्टर की बात नहीं है, लगातार 6 क्वार्टर से कंपनीज वीक सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं। और इस क्वार्टर में तो अर्निंग्स बढ़ने की जगह 3.4% से गिर गए हैं। जहां सितंबर 2023 में 40.2% ग्रोथ दिख रहा था, वहीं 2024 में 3.4% का फॉल देखने मिल रहा है। देखो, ब्रॉडली तो ये मेजर रीजंस हैं जो हर न्यूज़पेपर भी बता रहा है, जो हर जगह अपने को रिपोर्टिंग होते हुए दिख रही है। बट अगर अपन इंडिसेस के अंदर भी जाएं तो अपने को और डीपर इंसाइट्स मिलेंगे जो अपन आगे के सेगमेंट्स में कवर करेंगे एंड अपन समझेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है मार्केट पे एंड कौन सा सेक्टर भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जब पीलिंग ऑफ द लेयर्स होगी तो हमें पूरा एक पिक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, क्या पूरा फुल ऑन पैनिक मोड हो जाना सही है? देखो, अभी मार्केट्स ने अक्टूबर तक 11% का ओवरऑल रिटर्न दिया है साल में। तो ऐसा नहीं है कि पूरा साल नेगेटिव रहा है मार्केट। स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस हैं, स्पेशली निफ्टी की हम बात करें, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। और अगर हम हिस्टोरिकली भी निफ्टी के सबसे बड़े 1 मंथ फॉल्स देखें तो अक्टूबर 2024 तो इस लिस्ट में दूर दूर तक कहीं नहीं है। ये बड़ा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने 2020 के बाद मार्केट्स को बस बढ़ते हुए देखा है। कैपिटल माइंड के अनूप ने ट्विटर पे ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर किया। अक्टूबर का ये 6% का ड्रॉप लगभग 4 सालों के बाद पहली बार देखा गया है। इसलिए शायद ये गिरावट और ज्यादा इंटेंस लग रही है। लेकिन हेडलाइन इंडिसेस जैसे निफ्टी और सेंसेक्स से ही पूरे मार्केट्स की कंडीशन नहीं दिखाई देती। तो चलिए अब हेडलाइन इंडिसेस के बियॉन्ड जाएं एंड आगे भी समझें कि सेक्टोरल इंडिसेस के परफॉर्मेंस कैसे रहे। अक्टूबर में हर सेक्टर ही रेड में क्लोज हुआ। ऑटो, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर तो 10% से ज्यादा गिरे हैं।
अब अपन इंडिविजुअल सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं कि उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट के परफॉर्मेंस से समझ में आता है कि कंपनी ने न्यूमेरिकली कैसा काम किया, नंबर्स पर्सपेक्टिव से कैसा काम किया, उनका रेवेन्यू ग्रो किया या डिक्लाइन किया, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती रहती है, तो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक का क्रेज बना रहता है, लोग उसको बाई करना पसंद करते हैं। और अगर रेवेन्यू भी फटाफट ग्रो हो रहा होता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। तो एक एक सेक्टर करके देखते हैं। कमोडिटी सेक्टर से शुरू करते हैं। ये तो सबसे पीछे है, लगातार 2 सालों से इस सेक्टर की कंपनीज वीक रेवेन्यू परफॉर्मेंस दिखा रही है। मार्च 23 तक तो ये भी मार्च 23 तक तो ये फिर भी ग्रोथ पाथ पे थे, बट उसके बाद से लगातार रेवेन्यू ग्रोथ कम हुआ है। एनर्जी सेक्टर भी अगर अपन देखें तो सितंबर में बस 0.1% ही ग्रो किया है। ये सेक्टर भी लास्ट 2 ईयर्स से ठंडा ही पड़ा है। आईटी सेक्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में ये 6.8% ग्रो किया है, लेकिन आईटी सेक्टर यूजुअली डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देता है क्वार्टरली, बट अभी लगातार 5 क्वार्टर से ये 10% के ग्रोथ के नीचे फंसा हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर थोड़ा बेटर कर रहा है, इसकी भी ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, बट इसका क्वार्टरली रेवेन्यू 17% से बढ़ा है। ऐसे ही कुछ और पॉजिटिव केसेस भी हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बिजनेसेस जैसे कार, मीडिया, एंटरटेनमेंट और रियल एस्टेट की अगर बात करें तो इनके वीक रिजल्ट्स के बाद ये थोड़े अब वापस आना चालू हुए हैं। इन सेक्टर्स ने 12.7% ग्रोथ दिया है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एक और सक्सेस स्टोरी है। आपको पता ही होगा कि जियो, एयरटेल और आइडिया ने अपने प्लान के प्राइसेस रिसेंटली ही बढ़ा दिए। इसके कारण टेलीकॉम सेक्टर में भी एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस सेक्टर में लगभग 15% ग्रोथ देखने मिला है, रेवेन्यू ग्रोथ। ये सारी तो हमने रेवेन्यू की बात कर ली। अब हम इन सेक्टर्स के प्रॉफिट पे नजर डालते हैं। कमोडिटी सेक्टर में रेवेन्यू तो कम हो रहा है, बट प्रॉफिट्स ग्रो किया है। टेबल में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सितंबर 2024 क्वार्टर में प्रॉफिट्स 53% से ज्यादा बढ़े हैं। पिछले साल ये नंबर सिर्फ 18% पे था, विच इज अ गुड सिग्नल फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री, बट इसके रेवेन्यू डिक्लाइन पे है। तो हो सकता है कि कमोडिटी सेक्टर में भी कंपनीज थोड़ी ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज पे फोकस कर रही होगी, जो उनका मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, बट उनका टॉप लाइन डिक्लाइनिंग हो गया है। चाइना का भी बहुत प्रेशर है, बहुत सारा माल चाइना से आ रहा है, दूसरे कंट्रीज बहुत ज्यादा चाइना से परचेज कर रहे हैं सस्ते में। स्टील हो गया, ये सारे अदर कमोडिटीज हो गए, और इंडियन के कमोडिटी सेक्टर इसलिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कम दाम में माल बेचना पड़ रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी इस क्वार्टर में फिर से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिला है। जून क्वार्टर में 63% ग्रोथ के बाद इस क्वार्टर में 89% ग्रोथ है। कमोडिटीज और टेलीकम्युनिकेशंस के अलावा सिर्फ आईटी सेक्टर ने भी प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बाकी सभी सेक्टर स्ट्रगल ही कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर ने सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, जहां प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 46% गिरा है। एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स एंड सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हुआ है। एंड देखो, मार्केट्स की कमजोरी ना स्टॉक्स में भी दिख रही है। अक्टूबर में 242 स्टॉक्स 52 वीक हाई हिट किए। इसका मंथली एवरेज यूजुअली 310 के अराउंड होता है, तो ये भी कम हुआ है। तो देखो, इस पीरियड में जाहिर सी बात है कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स बढ़े होंगे और कुछ स्टॉक्स गिरे होंगे। अगर मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स गिरते हैं तो ये एक नेगेटिव सिग्नल देता है, एंड अगर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव सिग्नल। इसको मेजर करने के लिए ना हम एक एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो यूज करते हैं। अगर ये रेशियो 1 से ऊपर होता है तो वो ये दिखाता है कि ज्यादा स्टॉक्स गेन कर रहे हैं। 1 से नीचे होता है तो पता लगता है कि ज्यादा स्टॉक्स गिर रहे हैं। अक्टूबर का रेशियो 1.18 रहा। इसका मतलब है कि मार्केट्स में कमजोरी तो थी, लेकिन फिर भी जितने स्टॉक्स गिरे हैं उससे ज्यादा स्टॉक्स बढ़े हैं। बट ये एक नंबर ऑफ स्टॉक्स का कंपैरिजन होता है, ये मार्केट कैप वगैरह को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। तो ये एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ओवर हाइप हमें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं इनको हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही देखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम ही सही चीज बता देंगे और इस पे आप फटाफट से कुछ एनालिसिस करके बेट लेके कुछ बहुत बड़ा पैसा रेगुलरली बना लोगे। अभी भी द लॉजिक दैट द मार्केट्स गिव यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 12 to 15% रिटर्न्स पर एनम इज ट्रू, एंड वो एसआईपी के थ्रू भी आप अचीव कर सकते हो। मार्केट्स में आप म्यूचुअल फंड में डाल के भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारा इंडिकेटर वगैरह आपके साथ शेयर करने का हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप भी ये सारे इंडिकेटर ही ट्रैक करने लगो। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप समझो कि अगर मार्केट गिरा तो क्यों गिरा, अगर वो गिरा तो उसके अंदर के जो स्टॉक्स थे वो कैसा परफॉर्म किए। ऑब्जेक्टिव है आपको एजुकेट करने का, नथिंग एल्स।
अगर अपन और दो इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो अपन 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज देख सकते हैं। क्योंकि ये चार्ट शो है तो ये दोनों एवरेजेस डालना तो लाइक कंपलसरी ही था। अगर आप नए हैं मार्केट्स में तो आपको बता दूं कि ये 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस आपको एक ट्रेंड का स्नैपशॉट देते हैं मार्केट का। 100 डे मूविंग एवरेज मीडियम टर्म प्राइस मोमेंटम दिखाता है, जबकि 200 डे एवरेज लॉन्गर टर्म ट्रेंड को दिखाता है। अगर स्टॉक्स इन एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करते हैं तो कंडीशन को हम बुलिश कहते हैं, और नीचे ट्रेड करते हैं तो बेरिश कहते हैं। जी हाँ, बुलिश और बेरिश ऐसे रैंडमली थ्रोन नंबर्स नहीं है या टेक्निकल टर्म्स नहीं है, इसके पीछे चार्ट्स होते हैं। अगर अपन अक्टूबर में देखें तो निफ्टी 50 में इन दोनों एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स कम हुए हैं। ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि मार्केट की मोमेंटम और ब्रेड्थ दोनों में कमजोरी आ रही है। अगर हम निफ्टी 500 के लेंस से ब्रॉडर मार्केट को देखें तो और भी ज्यादा चिंता का कारण है। फिलहाल सिर्फ 280 स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले महीनों में लगभग 400 स्टॉक्स इस एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। मीडियम टर्म ट्रेंड देखें तो वो और भी वीक लग रहा है। निफ्टी 500 के सिर्फ 170 स्टॉक्स अभी अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आमतौर पर 300 स्टॉक्स इस एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो देखो, हमने हेडलाइन इंडेक्स को तो समझा, हमने सेक्टोरल इंडिसेस भी समझे, हमने रेवेन्यू समझे, हमने प्रॉफिट समझे। अब हम थोड़ा सा डीपर चलते हैं, जहां हम समझते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के अराउंड क्या हो रहा है। तो देखो, इस साल हमने मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक्स को काफी बढ़ते देखा है, पर यही अब सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं। जहां निफ्टी 11% अप है, वहां मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस 20% से भी ज्यादा ग्रो किए हैं, पर इनमें ही अब सबसे ज्यादा फॉल देखने मिल रहा है। एंड इतना सब हो रहा है ना, तो इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा नर्वस होना वाजिब है। तो बड़ा सवाल ये है, जब अर्निंग ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है तो क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशंस जस्टिफाई किए जा सकेंगे? एक रीसेंट रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने हाईलाइट किया है कि सारे मार्केट सेगमेंट्स, चाहे वो निफ्टी लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप, सब अपने वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस में ये मिसमैच देख के लगता है कि शायद मार्केट्स थोड़े करेक्ट होंगे। बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो ऐसा कह रहे हैं, बट मार्केट्स को टाइम करने के लिए ना, आई फील वैल्यूएशंस कोई खास अच्छा टूल है नहीं। ब्रॉडर मार्केट वैल्यूएशन सिर्फ ये बताता है कि अगर स्टार्टिंग वैल्यूएशंस हाई है तो आने वाले रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं, एंड वैल्यूएशंस लो है तो आने वाले रिटर्न्स थोड़े हायर हो सकते हैं, और मार्केट्स काफी समय तक ओवर वैल्यूड भी रह सकता है। चार्ट देखिए, 2014 से 2024 तक कैसे मार्केट्स थोड़े हायर साइड पे ही सस्टेन किए जा रहे हैं। बहुत एनालिस्ट का मानना है कि यही मार्केट का न्यू नॉर्मल है। एंड अगर लेट बुल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की माने तो मार्केट्स में जो स्टॉक्स आज ओवर वैल्यूड हैं वो कल भी ओवर वैल्यूड ही रहेंगे। इन इंडिया, because we are a trust deficit society, the premium on trust reflects in the stock markets as well. I hope आपको ये आज का चार्ट बेस्ड एपिसोड पसंद आया होगा। आपको जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है ना, आप शेयर कर दो कमेंट्स में, हमारी टीम उसे जरूर कंसिडर करेगी एंड इस सेगमेंट को और इंप्रूव करेगी। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।